हमारे देश में आज की अगर बात की जाए अप्रोक्सीमेटली 25,000 पायलट है सर। सिर्फ 25,000 पायलट। दूसरा ऑप्शन है चोरी कर लूं, लेकिन मैं नॉलेज कहाँ से चोरी करूंगा? सो आज की डेट में अगर किसी को पायलट बनना है करेक्ट, तो बेयर मिनिमम भी 1.5 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट। 1.5 करोड़? तो इसमें क्या लोन्स वगैरह बैंक्स अवेल करते हैं? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्षित टंडन और मेरे चैनल का नाम है हर्षित अनप्लग्ड। इस चैनल के थ्रू मैं आपको ऐसे लोगों से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जिन्होंने अपनी लाइफ में चैलेंजेस के बावजूद भी बहुत कुछ अचीव किया है। और उन्हीं में से मेरे एक आज फ्रेंड हैं, गेस्ट हैं। ही इज़ अ पायलट बाय प्रोफेशन, शिवांशु शर्मा, जिनके पास सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए बट उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने अपने जो गोल था उसको अचीव किया। शिवांशु, आप अपनी जर्नी के बारे में मुझे कुछ प्लीज़ बताएं कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और आपने इस इंडस्ट्री में कैसे एंटर किया। Hi Arshit, thank you for this chance ओके, and यहाँ पे आके ये मौका दिया कि मैं अपनी स्टोरी लोगों को बता सकूं। नॉर्मल इंसान फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, बहुत छोटे उम्र में एक बार अपने ग्रैंडफादर के साथ जैसे जाते हैं छुट्टी में, लेटा हुआ था, ऊपर से कुछ गया, स्पार्कल कर रहा था, तो उनसे पूछा था कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि हवाई जहाज है। तब से फैसिनेटेड था। बट दैट असाइड, इनिशियली करियर की शुरुआत मैंने मर्चेंट नेवी से करी। मैंने मर्चेंट नेवी में अपने जिंदगी के 18 साल निकाले। 18 years ऑफ माय लाइफ। काफ़ी लंबा समय था ये तो आपके इसमें। हाँ जी। और उसमें लेकिन कभी भी अपना ये एस्पिरेशन नहीं छोड़ा, ये पैशन नहीं गिव अप किया। हम लाइक अ नॉर्मल मिडिल क्लास मैन, आई कंटिन्यूड स्ट्रगलिंग अपने घर का ध्यान रखने में, फाइनेंशियल ज़रूरतें पूरी करने में और अपना स्टेटस अपग्रेड करने में लगा रहा। लेकिन एट द सेम टाइम हमेशा ये एस्पिरेशन लाइव रखी कि करूँगा। वहाँ उस 18 साल में वो सारी चीज़ें अचीव कर पाया। उसके बाद फिर डिसाइड किया कि अब शायद वो मौका है ज़िंदगी में कि उस चीज़ को अचीव कर पाऊँ। उस जर्नी में कई सारे लोग मिले जिन्होंने गाइड किया और आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ एज अ पायलट। ये जर्नी शिवांशु स्टार्ट करने से पहले क्या आपको एकेडमिकली किस वे में तैयारी करनी चाहिए? जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको पायलट बनना होता है बट उनको अपना वे नहीं पता होता, उनको डायरेक्शन नहीं पता होता कि उनको इस जर्नी में कैसे एंटर करना है, क्योंकि बहुत सारे फ्लाइंग स्कूल्स हैं और आई एम श्योर कि बहुत लोगों को पता भी होगा, गूगल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। बट फिर भी आप कैसे सजेस्ट करते हैं दैट समबडी शुड एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री और उनके क्या गोल्स होने चाहिए? क्योंकि ये जितनी दिखती है ग्लैमरस, उतनी ग्लैमरस मेरे हिसाब से मुझे लगता है नहीं। तो क्या सच में इसमें चैलेंजेस हैं या ये ग्लैम वर्ल्ड डिफरेंट है कुछ? नहीं, जो आप कह रहे हो हर्षित एकदम ठीक है, ग्लैमरस है, नो डाउट। करेक्ट। अनफॉर्चुनेटली आप ये कहिए कि लोगों को इस प्रोफेशन का ग्लैम दिखता है, इसके पीछे का स्ट्रगल नहीं दिखता है। जो एक जनरल कंसेंसस है या जो सोच है कि जिसने एयर ट्रैवल की, हवाई यात्रा की है, उनको पायलट्स दिखते हैं फैंसी सूटकेस रोल करते हुए, एविएटर्स दिखते हैं, जैकेट्स, फिर जो उनके साथ क्रू होते हैं इतने वेल ग्रूम्ड होते हैं, इतना कॉन्फिडेंटली कैरी करते हैं, बट कोई ये नहीं जानता है या जानने की कोशिश नहीं करता है कि उनका यहाँ तक का सफर कैसा रहा है। तो कमिंग टू द क्वेश्चन जो आपने पूछा कि गाइडेंस, कि एक इंसान या एक बच्चा या एक टीनेजर फॉर दैट मैटर अगर यहाँ पे आना चाहता है, तो अभी हमारे कंट्री में प्रॉब्लम है, इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए गाइडेंस नहीं है। अगर नंबर्स में बात करें, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव डालने के लिए कि लोगों को एक अंदाजा मिले कि हमारे देश में आज की अगर बात की जाए अप्रोक्सीमेटली 25,000 पायलट है सिर्फ। अगर हम सिर्फ लाइसेंस नंबर के हिसाब से जाए, सिर्फ 25,000। हमारे देश की आबादी लगभग 1.5 करोड़ है। उसमें से अगर आप बॉल पार्क भी करना चाहते हो, आप 30,000 राउंड ऑफ कर दो, 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन में 30,000 लोग हैं जो पायलट है बस। और इतना स्ट्रगल है, और जब वो इस प्रोफेशन में जाते हैं, उन्होंने टाइम निकाला, एफर्ट निकाला, पैसा, मैं वो सारे पॉइंट अभी आपके साथ जितने ब्रीफली और
ठीक है, कवर कर पाऊंगा करूंगा, Please. ताकि हमारे ऑडियंस को भी हेल्प मिले। बेसिक पॉडकास्ट का मतलब ये है कि ये बेसिक जो भी नॉलेज है बीइंग अ पायलट वो लोगों तक पहुंचे, क्योंकि लोगों को सिर्फ ग्लैम पता है इस इंडस्ट्री का, इसके जो काइंड ऑफ व्हाट डू यू से साइड इफेक्ट्स है, जो भी व्हाटएवर यू मे से, वो लोगों को नहीं पता है। हाउ इट गोज, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रगल यू फेस ऑन अ डे टू डे बेसिस, राइट। एंड बहुत सारी एजेंसीज हैं, आई वुड नॉट नेम द एजेंसीज, जिनके लिए बहुत सारे न्यूज़ पे आप देखते हो आए दिन प्रदर्शन भी होते रहते हैं। सो मुझे ये करना है कि जो स्टूडेंट है, जो अभी स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, वो भी ये जान पाए कि हाउ टू एंटर द इंडस्ट्री, और इसके लिए क्या प्रिपरेशंस करनी है, कितने फ्लाइंग आवर्स होते हैं उसके लिए, और कौन सा स्कूल बेस्ट होते हैं इसके लिए। तो हर्षित, इसमें सबसे पहली बात जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि प्रोफेशन नो डाउट बहुत अच्छा है, ओके, और ह्यूमन लिमिट्स को चैलेंज करता है, ओके, लेकिन इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं बताना चाहता हूँ हमारे ऑडियंस को, जो लोग इससे गेन करेंगे, बेनिफिट करेंगे, इसमें उनको आने से पहले पैसा कितना इन्वॉल्व है, क्योंकि सबसे बड़ा जो शॉक लगता है किसी को ना, जब वो देखिए, ड्रीम देखना हर किसी का हक है, हर किसी का राइट है, कोई देख सकता है, लेकिन हर ड्रीम के साथ एक रियलिटी भी होती है। और हमें एज अ ह्यूमन बीइंग उसको एम्ब्रेस करना है, क्योंकि आप नहीं कर सकते। अगर मैं कुछ लेना चाहता हूँ तो मेरे पास पैसे नहीं है तो नहीं ले पाऊंगा। वेरी ट्रू। दूसरा ऑप्शन है चोरी कर लूं, लेकिन मैं नॉलेज कहाँ से चोरी करूंगा, अपने सर्टिफिकेशंस कहाँ से चोरी करूंगा? तो कोई चोरी नहीं। वो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है हमारे ऑडियंस के लिए समझने के लिए। सो आज की डेट में अगर किसी को पायलट बनना है, करेक्ट, तो बेयर मिनिमम भी 1.5 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट, 1.5 करोड़ चाहिए ही चाहिए अगर आपको पायलट बनना है। हाँ, और थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा डिसहार्टनिंग हो सकता है कई लोगों के लिए सुनने में। तो एक बार में तो आप 1.5 करोड़ कहीं से नहीं ला सकते, लेकिन ये प्रोफेशन आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है कि आप पीसेस बाय पीसेस दीजिए। तो इसमें क्या लोन्स वगैरह बैंक्स अवेल करते हैं? ये एक सैड रियलिटी है। अगेन, मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन का और किसी भी बैंकिंग एंटिटी का नाम नहीं लूंगा। ओके, ये एक रियलिटी है जो सब जाने तो बेहतर है। ओके, हमारे देश में एविएशन को एक वोकेशनल सेक्टर माना गया है। ओके, ठीक है, इट्स अ वोकेशनल प्रोफेशन। ओके, इट्स नॉट अ टियर 1 प्रोफेशन जो व्हाइट कॉलर या ब्लू कॉलर कैटेगरी में आता है। टैक्सेशन पर्पसेस के लिए यस, ओके, बट एजुकेशनल एंड क्वालिफिकेशन पर्पस के लिए इट्स वोकेशनल। ओके, तो वोकेशनल कैटेगरी हमारे बैंकिंग सिस्टम में ऐसे डिफाइंड है कि आपको लोन्स नहीं मिल सकते। इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। सो व्हेन यू से वोकेशनल, हाँ, क्या मतलब है उसका, थोड़ा सा डिफाइन। सो वोकेशनल, जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हमारे देश में बहुत सारी अगर आप देखें द विमेन कैटेगरी, उनको बहुत इंटरेस्ट होता है फैशन में। राइट, ट्रू। बहुत सारे लोग अपना फैशन बुटीक खोलना चाहते हैं। दे वांट टू रन अ शॉप जहाँ पे उनका ब्रांड प्रमोट हो, या उनकी अपनी एक वो है, कला है, करेक्ट, जिसको वो एक्चुअल मतलब रियलिटी में लाके एक ब्रांड बनाना चाहते हैं। ठीक है, टू सम बहुत कॉमन जो हम सबको नाम पता है, एक नोन अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। ये हर किसी की ड्रीम होती है, बीइंग इन द फैशन इंडस्ट्री। इवन मेन, मतलब मैं विमेन की बात नहीं कर रहा, इवन मेन। लेकिन ये जो हॉबी है, ये वोकेशनल हॉबी है। इसके लिए कोर्सेज हैं, राइट, बट ये कहीं पे भी व्हाइट कॉलर रिकॉग्नाइज नहीं है, इसके लिए जॉब नहीं आती। ओके, ओके, ठीक है, करेक्ट, करेक्ट। तो आपके पास क्वालिफिकेशन है। हमारे देश में कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको फैशन रिलेटेड कोर्सेज करने के लिए अवेलेबल है। हाँ, लेकिन जब आप करते हैं, ठीक है, तो कॉलेज के बाद आपकी प्लेसमेंट्स नहीं होते। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे एंड ये हॉबीज मानी जाती है, वोकेशनल हॉबीज। आप मतलब ये कहना चाह रहे हो कि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी देयर इज नो सर्टेन गारंटी फॉर इट कि आपको जॉब इस एयरलाइंस में या यहाँ मिलने वाली है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, बट जस्ट बिकॉज ये एक हॉबी है, ओके, इसको हमारा बैंकिंग सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं करता लोन्स के लिए। कोई भी बैंक्स, नॉट बी गवर्नमेंट, कोई भी प्राइवेट, एनी बैंक्स। इसमें एक कैच है, ओके, अगर आपके पास एसेट है, राइट, तब आपको एसेट के अगेंस्ट लोन मिल सकता है। वो तो कोई भी बैंक दे देता है, वो तो कोई भी दे देता है। लेकिन हमारी देश की रियलिटी यही है कि अगर आप देखें, ये जो एस्पिरेशन और सपने हैं, ये हमारे देश की मिडिल और लोअर क्लास में ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। और टियर 2 टियर 3 सिटीज जितनी भी हैं उनमें ज्यादा होता है, क्योंकि वो शायद कम फ्लाई करते हैं मेरे हिसाब से। तो वो कभी कभी जब फ्लाई करते हैं तो उन बच्चों के दिमाग में एक पैशन आता है, यार मुझे पायलट बनना है। हाँ। और शायद ये एक हार्श रियलिटी है जो आप बता रहे हो कि इतना पैसा चाहिए, और इतना पैसा हर किसी के पास कई बार नहीं होता।
और अगर प्रॉपर्टी का लोन लेके भी अगर कि कोई अपना पेरेंट्स करते हैं, ये सारी अफोर्ड कर देते हैं चीजें, तो आप कह रहे हो कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिली जाए, और ये स्टेबल जॉब नहीं है। नहीं, बहुत ही साइक्लिक ये बहुत ज्यादा हार्श रियलिटी है, बिकॉज लोग ये समझते हैं कि लोन्स मिल जाते हैं। मुझे अभी तक ऐसा लगता था कि लोन्स अवेल हो जाते हैं, और आजकल के टाइम्स में इतने लोन्स ऑफर हो रहे हैं, बट आप कह रहे हो ऐसा नहीं होता है। तो वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया जो तो आप कह रहे हो, वो तो किसी को भी वो तो एक बिजनेसमैन को भी मिल जाता है। करेक्ट। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कमिंग बैक टू हमारा क्वेश्चन जो है कि क्या क्या करना पड़ता है। Correct. पैसा प्लीज सोचिए, क्योंकि आपके पास एबिलिटी हो सकती है, स्किल हो सकती है, आप बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, केपेबल हो सकते हैं, बट ये एक सैड रियलिटी है जो मैं अपने ऑडियंस को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप ये सपना देखिए, बट उसके साथ इसको लेके चलिए। बी प्रैक्टिकल एट द सेम टाइम कि आपको इतना पैसा अगर आपके पास है और इतना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, तभी एंटर करें, अदरवाइज आप एंटर ना करें। हाँ, मतलब क्योंकि ये होगा कि आप चले जाएं, आपने मान लीजिए इनके पेपर्स भी निकालिए, उस पर भी आते हैं, क्योंकि ये एक ही पॉइंट हमने कवर किया है, तो इसके आप क्वालिफिकेशन भी अचीव कर लीजिए, लेकिन आपको जो फ्लाइंग स्टार्ट करनी है उसके लिए आपको पैसा चाहिए। और फ्लाइंग ऐसी चीज है जो हर घंटे पे आपको पैसे देने हैं, हर घंटे पे। ओके। दिन और महीनों की बात नहीं होती, यहाँ हर घंटे की बात होती है। तो अब मेजॉरिटी ऑफ इट, पैसा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। पैसे के साथ साथ आपको कोई बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आप 10+2 PCM के साथ क्वालिफाइड हैं, 60% विद इंग्लिश, ओके, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है, और एक आपको मेडिकल देना होगा। मतलब इसमें कोई ग्रेजुएशन या कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि पोस्ट ग्रेड होना बहुत जरूरी है या ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। ये कोई भी नॉर्मल PCM जो जिसने PCM किया है 60% के साथ वो कर सकता है। ओके। एक मेडिकल देना होता है जी, ये एक और रिक्वायरमेंट हो गई। सो एजुकेशन में आपकी 10+2, ओके, एक मेडिकल थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। और मेडिकल में क्या क्या होता है उसमें? मेडिकल में लगभग बॉडी का चेकअप होता है 60 पॉइंट पे। तो ये मेरा जोक है, मैं बोल रहा हूँ, तो कोई घबराए ना सुन के वैसे इस चीज को, कि प्रैक्टिकली आपका पोस्टमार्टम होता है। रियली ओके। तो एक एक चीज इतनी डिटेलिंग में चेक होती है। जब आपको वो मेडिकल क्लियरेंस मिलता है, राइट, तो ये 10+2 मेडिकल क्लियरेंस, और एक चीज होती है जो हमारी आप कहिए पेपर फॉर्मेलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारी गवर्नमेंट इशू करती है। ओके। तो वो ये सारी चीजें मांगते हैं, ये प्री रिक्विजिट होता है कि 10+2 मेडिकल, फिर आप गवर्नमेंट में वो एप्लीकेशन देते हैं, तो आपको एक यूनिक नंबर आइडेंटिफायर मिलता है। ओके। जो जैसे आधार एक हमारी यूनिक पहचान है, करेक्ट, एविएशन के लिए वो नंबर आपकी यूनिक पहचान है। तो जब भी आपको रिफर किया जाएगा, उस नंबर से रिफर किया जाएगा। शिवांशु, किस तरीके की सैलरीज कोई एक्सपेक्ट कर सकता है इस इंडस्ट्री में? बिकॉज ग्लैम तो दिख रहा है, बट क्या सैलरीज उतनी हैं जो एक एक्सपेक्टेशन, एक लेमन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ, क्या सैलरी एक्सपेक्टेशंस होती हैं नॉर्मली? तो जब आप पायलट बनते हैं, तो सीधे सीधे जो सब लोग देखते हैं ना कि वो 3 स्ट्राइप और 4 स्ट्राइप, आपको वो इमीडिएटली मिलती नहीं है। ठीक है। वो सब शुरुआत होती है सिंगल स्ट्राइप से, ओके, फिर 2 होती हैं, फिर 3, फिर 4। ओके। इस पूरे सफर में जी, अगर आप 10+2 के बाद ही निकल जाते हैं, राइट, तो भी गिव और टेक एक एवरेज ह्यूमन बीइंग को 3 से 4 साल लग सकते हैं एक उस लेवल पे अटेन करने के लिए, वो भी अगर फुल टाइम। ओके। इसमें मैं बस अपना थोड़ा सा ऐड करूंगा, तो जैसे मैं तो नॉर्मल जॉब कर रहा था मर्चेंट नेवी छोड़ के, मुझे 7 साल लगे अचीव करने में। 7 years। तो व्हाई यू लेफ्ट मर्चेंट नेवी? मर्चेंट नेवी में भी एक ग्लैमरस जॉब है, और बहुत सारे लड़के उसको उसके लिए डिमांडिंग फील्ड है काइंड ऑफ। तो व्हाट मेड यू थिंक कि इसमें स्विच करना है? मर्चेंट नेवी मेरे लाइफ में एक जरूरत थी। ओके। लाइक अब हम दोस्त रहे हैं, हम साथ में स्कूल गए, आपने देखा है सब कुछ, तो उसमें कुछ मैं ज्यादा, हमारे ऑडियंस के लिए ऐसा कुछ है नहीं मैं बोलूं, बट वो मोर ऑफ एज ए जरूरत आई, मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी आई, 10+2 से हम निकले। ओके। एंड सेम चीज, द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जहाँ पे पैसे की जरूरत होती है। मुझे कॉलेज करना नहीं था, एंड लकीली लाइक आई कैन टेल द नेम ऑफ द कंपनी मर्स्क। मैं उनके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मैं आज जो हूँ उसका बेस और प्लेटफॉर्म उन्होंने लाके दिया। हमारी जो सिचुएशन थी, फुली स्पॉन्सर्ड कोर्स आया था। ओके। पूरे इंडिया में से 200 लड़के सेलेक्ट हुए थे। ठीक है। एंड जो भी मुझे लाइफ में मिला, आई वुड से उनको काफी बड़ा क्रेडिट जाता है। ओके। उन्होंने मुझे एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रूम किया, लाइफ की प्रैक्टिकलिटी दिखाई, एक्सपोजर दिया दुनिया का कि ये दुनिया क्या होती है। पैसा आया, दैट इज अगेन टोटली डिफरेंट फील्ड फ्रॉम दिस थिंग, राइट? लेकिन इसमें मैं
सर्कल बैक करूंगा हमारे इनिशियल डायलॉग को जो हमने स्टार्ट किया था ये एपिसोड आपका, कि मेरी एस्पिरेशन थी लाइफ में। लाइफ में आदमी एक चीज करता है जो उसके पेट के लिए होती है, और एक चीज करता है जो उसके सोल के लिए होती है। ठीक है, तो दिस वाज योर ड्रीम टू बी अ पायलट, एंड दैट वाज फॉर द स्टमक मेरा, राइट। मुझे तो वो चीज, जैसे मैंने बोला कि मैंने इसका कोई डेट और टाइम स्टैम्प दे नहीं सकते हम। मुझे एक मोमेंट आया जो मुझे लगा कि अब ये वो टाइम है जहां मुझे करना चाहिए। मे बी इसके बाद मेरे पास टाइम ही ना हो या हेल्थ ना हो या मन ना हो। तो तब मैंने डिसाइड किया, एंड दैट वाज बैक इन 2016 में मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट करी। ठीक है, मैं जॉब करता था फुल टाइम, और मैं वीकेंड पे इस चीज को परस्यू करता था। ओके, ग्रेट। क्योंकि मैं जॉब नहीं छोड़ सकता था, मेरे पास वो लिबर्टी नहीं थी। तो जो जैसा मैंने कहा कि आपको पैसे भी चाहिए, ट्रू, तो मेरी मर्चेंट नेवी वाली जॉब ने मेरे पैसे की जरूरत को पूरा कर दिया। और जो स्किल थी, वो आप चाहे कह लो कि बाय डिफॉल्ट शायद गॉड गिफ्टेड रही हो, या मैंने उसको ओवर द टाइम ग्रूम किया हो। तो ऐसे करते करते मैंने अपने पेपर फॉर्मेलिटीज पूरे किए, सारे पेपर्स पूरे किए, फिर मैंने फ्लाइंग स्टार्ट कर दी। ओके, तो वो करते करते आज मैं इस जर्नी के बीच में क्या चैलेंजेस शिवांशु आपको आए? और मुझे ये बताइए, नाउ यू आर इन योर 30s, लेट 30s नाउ, आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू गेट इनटू दिस फील्ड? एंड कोई एक एग्जिट का समय भी होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज जो केबिन क्रू होता है उनका भी एक एग्जिट का समय होता है। ठीक है, आप कुछ टाइम तक तो ये ग्लैम अच्छा लग रहा है, उसके बाद शायद ये आप पे एक टोल ले लेता है, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं यार, डन विद इट, कुछ बिजनेस कर लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, वॉट एवर इज गुड इन योर लाइफ, राइट? तो क्या एक एज होनी चाहिए इसमें एंटर करने की, और क्या एग्जिट की भी कोई एज होती है या होनी चाहिए? सो एंट्री और एग्जिट की अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हमारी सरकार ने लगाई है। अच्छा, वो क्या होती है? सो एंट्री के लिए आपको मिनिमम 16.5 साल के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। और उसमें कई वो है, फेजेस हैं। तो 16.5 से 17.5 में है, फिर 17.5 के बाद एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है। वो आप करते करते आगे बढ़ते हैं। वो काफी स्मार्टली डिजाइंड है हमारे सरकार द्वारा, वो मदद ही करती है, जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा। ठीक है, एग्जिट के लिए भी उन्होंने एक एज लिमिट डाली है, जो स्टैंडर्ड होती है हमारी 62 इयर्स की। सारे जॉब्स में 62 तक आप कर सकते भी, प्रोवाइडेड उसमें कैवियाट आ जाता है, कंडीशन आ जाता है कि आपका ये मेडिकल कंटिन्यूअसली फिट होना चाहिए। अगर आप फिट नहीं है, राइट, तो आप जैसे अभी ज्वाइन करें और आपका मेडिकल लैप्स हो गया या किसी वजह से आप अनफिट हो गए, तो आपको छोड़ना पड़ेगा, आप फ्लाई नहीं कर सकते। ग्रेट। जैसा मैंने बताया कि बहुत ही डिफिकल्ट मेडिकल है। ये प्रोफेशन आपको फोर्स करता है कि आप मेडिकली फिट रहो। सो ये तो आपकी एज लिमिट हो गई एंट्री और एग्जिट की। बाकी इसमें वही होता है कि जितने लोग मैंने देखे अपनी जर्नी में, इंक्लूडिंग मी, हम लोगों का सबका एक कॉमन फिलॉसफी है कि जब तक कर सकते हैं करेंगे, क्योंकि ये प्रोफेशन नहीं है, ये एक फीलिंग है, पैशन कह लो इसको, या आप जैसे डिफाइन कर लो। हर इंसान पैशन है कि इस एज तक मैं करना चाहता हूँ यार, मुझे मजा आ रहा है, और उसके बाद मैं एग्जिट लेना चाहता हूँ इस एज के बाद। ये कोई फोर्सफुली वो नहीं है कि नहीं है। इसमें एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मैं कई बार अपनी वाइफ से भी इस बारे में बात करता हूँ। तो जब हम फ्लाई करते हैं, तो मैं ऐसे ही, जब हम ऊपर क्रूज में होते हैं, आप लोग सब लोग खाना वाना खा रहे होते हैं, कुछ लोग सो रहे होते हैं, तो मैं विंडो के बाहर देखता हूँ, मैं स्माइल कर रहा होता हूँ। मैं एक्चुअली स्माइल कर रहा होता हूँ। मेरे सीनियर्स जो भी साथ में होते हैं, वो लोग कई बार पूछते हैं कि व्हाई आर यू लाफिंग, हंस क्यों रहे हो? तो मैं उनको बोलता हूँ, मैं सर हंस नहीं रहा हूँ, मैं खुश हूँ। आई एम लिविंग the way I should be, right? मुझे ये चाहिए था, मेरी जिंदगी की ये ख्वाहिश थी। और आपने मुझे एक बार बताया भी था कि जब तक आप जमीन पे होते हो, सारे EMI, सारे बर्डन चल रहे होते हैं, वंस यू टेक ऑफ आप सब चीजें भूल जाते हो। ऐसा सच है, ये सच है। बट फिर लैंड करते याद आ जाता है कितनी EMI जानी, कब जानी, बैंक के मैसेज आते हैं, वो सारे ड्यू, फिर घर वालों से मैसेज, ऊपर जाके आप सब भूल जाते हो 2-3-4 घंटे के लिए, और जस्ट रिलैक्स्ड। तो कौन से फ्लाइंग स्कूल शिवांशु हैं अपने इंडिया में, और कितने हैं, और उनके फ्लाइंग आवर्स कितने होने चाहिए, कितने घंटे के जो आपको एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो फिल करना होता है? सो इसमें मैं रादर ये जरूरत है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आप बता देता हूँ। और जो फ्लाइंग स्कूल्स हैं उसके लिए मैं रादर गाइड करूंगा कि आपके पॉडकास्ट पे ही लोग आपके पास आ जाए, उसमें हम लोगों की मदद कर देंगे। क्योंकि
एज अ पायलट, एज अ एविएटर, मैं नॉट सपोज टू टेल। नहीं, मैं बायस होके कुछ भी देना ठीक नहीं है, चाहता, ठीक क्योंकि है। देखिए हमारे देश में सारे फ्लाइंग स्कूल ही अच्छे ठीक हैं, है, ठीक है, सब इंश्योर करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो। राइट, बट वहाँ पे एक सबसे जरूरी जो चीज़ है हमारे ऑडियंस को जानने के लिए, हमारे दर्शकों को जो एस्पायरिंग पायलट्स हैं, राइट, कि ये जो रिक्वायरमेंट है ना, सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी उनके ऊपर ही है, फ्लाइंग स्कूल के ऊपर नहीं। ये एक मिसकंसेप्शन है कि ये अच्छा फ्लाइंग स्कूल है, ये गंदा फ्लाइंग स्कूल है। सारे आपके हिसाब से एक जैसे ही हैं? सारे फ्लाइंग स्कूल एक जैसे हैं। अच्छा। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पूरा आपको है। सपोर्ट करेगा। करेक्ट। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ जरूरत, ये रिक्वायरमेंट है जो कैंडिडेट बनना चाहता है। जो आपने 1.5 करोड़ की बात मुझसे बताई थी कि लगभग इतना अमाउंट चाहिए, क्या वो फ्लाइंग स्कूल्स की फीस इंक्लूड करता है? उसमें इंक्लूडेड होती है, एक Right. कंपोनेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ जानकारी के लिए, तो एक स्टूडेंट को 40 से 60 लाख रुपए फ्लाइंग स्कूल को देने होते हैं। 40 से 60 लाख विद इन अ स्पैन ऑफ हाउ मेनी इयर्स? ये डिपेंड करता है। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि मेरे एक तो पेपर्स होने चाहिए सर। गवर्नमेंट हमारे पेपर्स कंडक्ट करती है, ट्रू, जो आपको लाइसेंस इशुएंस के लिए जरूरत होती है। Okay. उसके बिना आप कर नहीं सकते। ठीक है, तो वो पेपर्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है, आपका मेडिकल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, आप अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्रायोरिटी क्या है आपकी। Okay. अब जैसे हम बहुत लोग स्कूल जाते हैं, कई लोग एब्सेंट मार के गायब हो जाते कई हैं। लोग एब्सेंट मारते हैं, वो जैसे जो थे। कई लोग डेली प्रेजेंट होते थे, जो आगे फ्रंट बेंचर्स होते हैं। तो ही वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट आल्सो। ओके, तो आपकी तो पता ही है, वी ऑल आई नो, मेरा वो इंटेंशन था नहीं वैसे, बट ठीक है। हर टेस्ट वाले दिन मैं गायब होता था। हाँ, ठीक है। तो ये जो 3 चीजें हैं, ये जो एस्पिरेंट है उसके ऊपर डिपेंड है। Okay. फ्लाइंग स्कूल बोलता है ठीक है, देखिए फीस तो देनी है, ठीक है, तो उसमें कुछ जिसको आपने बताया 50 से 60 लाख रुपए। हाँ, 50 से 60, 40 से 60, और उसमें कोई लोन फैसिलिटी नहीं है, वो आपका कोई प्रॉपर्टी है तो उसके अगेंस्ट पे आप उसके अगेंस्ट आप ले लीजिए, या तो पर्सनल लोन पर्सनल लोन ले लीजिए अगर आपकी उतनी कैपेबिलिटी है तो। गॉट इट। तो जब आप ये जरूरतें पूरी करके फ्लाइंग स्कूल के पास जाते हैं, तब फ्लाइंग स्कूल का रोल स्टार्ट होता है कि अब मैं आपकी फ्लाइंग कराऊंगा, जिसमें आपको 200 आवर्स कंप्लीट करने होते हैं। मिनिमम क्राइटेरिया है ये 200 घंटे का। मिनिमम क्राइटेरिया है। 200 तो अब आप रिक्वायरमेंट्स अगर ऐड ऑन करना स्टार्ट करें, 10+2 मेडिकल, मनी, एग्जाम्स, 200 आवर्स ऑफ फ्लाइंग, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हो तो गई। इसको हम थोड़ा सा बाइफरकेट करते हैं। 200 घंटे की फ्लाइंग के 50 से 60 लाख रुपए हो गए। हाँ जी। बाकी के अगर मैं 70-80 लाख रुपए और देखूं तो वो कहाँ इन्वेस्टमेंट है? तो अब इसमें थोड़ा सा बाइफर्केशन में ही जाते हैं। तो जो आप फ्लाइंग स्कूल में फ्लाई करते हैं, उसे सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट कहते हैं, जिसमें एक इंजन होता है। ओके, जो छोटे से हमने छोटे जो आप काइंड ऑफ ATR होते हैं, वो नहीं, ATR तो बहुत बड़े होते हैं, हाँ, उनसे भी छोटे बहुत छोटे होते हैं। 2 सीटर एयरक्राफ्ट होते हैं, आप उसमें स्टार्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका ट्विन इंजन आता है, 2 इंजन, वो भी छोटी कैटेगरी का ही होता है। ओके, उसमें करते हैं। लेकिन एयरलाइन में जाने के लिए अलग रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा। ये तो आपकी रिक्वायरमेंट हो गई जहां पे आपको एज एन एस्पिरेंट CPL मिलेगा, कमर्शियल पायलट लाइसेंस। ओके, कि हाँ, जैसे आपको गाड़ी चलानी है, राइट, तो आप गाड़ी चलाने के लिए अगर रिक्वायरमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए, लाइसेंसेस मिलने आपके चाहिए, पास सब कुछ गाड़ी होना होनी चाहिए, आपका एक मेडिकल होना चाहिए, करेक्ट, अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। फिर आपका एक रिटन एग्जाम होता है, फिर आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाते हैं, तब आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। उसी तरीके से आपके में हायरार्की होती है कि इतने घंटे सिमिलर फ्लाइंग करनी। तो अब ये तो आपने रिक्वायरमेंट पूरी कर ली कि लाइसेंस मिल गया। गाड़ी में तो चलिए हम गाड़ी खरीद लेते हैं, बट जहाज तो खरीदते नहीं है। तो जहाज है हमारे, बिल्कुल खरीद सकते हैं, बट यूजुअली जैसे बिजनेसमैन वो तो खरीद, वो रखते हैं, बट ऐसा आम आदमी हमको लाइसेंस चाहिए। करेक्ट। तो ये है हमारे देश में जो भी बड़ी बड़ी एयरलाइंस है उनके पास। ओके, तो अब वो ये सारा कंपाइल्ड एक साथ एक रिक्वायरमेंट हो जाती है कि आप पहले तो CPL होल्डर होने चाहिए। व्हाट इज CPL? कमर्शियल पायलट लाइसेंस। ओके, तो जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस आपने लिया है, ये आपकी उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है। ओके, फिर एयरलाइंस की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है ठीक कि आपके पास इतने घंटे का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 200 आप सोच रहे होंगे या 200 करके तो आ गए, लेकिन जैसे कई एयरलाइंस हैं वो बोलेंगे कि नहीं, हमें 500 घंटे चाहिए। अच्छा, अब आप सोचेंगे ये 500 घंटे कहाँ से आ गए? हाँ, ये 300 घंटे तो एक्स्ट्रा हो गए। एक्स्ट्रा हो गए। हाँ। तो उसमें वो बाइफरकेट करते हैं कि CPL के बाद एक कैंडिडेट ने एज अ इंस्ट्रक्टर काम किया हो, ठीक है, या किसी प्राइवेट चार्टर कंपनी में काम किया हो। ओके, या तो ये बड़ी एयरलाइंस की डिमांड होती है, ये बड़ी एयरलाइंस, लाइक इंटरनेशनल एयरलाइंस, इंडियन, इंटरनेशनल, एनीवेयर। और इन डोमेस्टिक एयरलाइंस भी 300 घंटे या 400 घंटे वो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जैसे हमारे देश में जितनी एयरलाइंस, अगर आप उनके वेबसाइट्स पे जाएं, तो अलग अलग कैटेगरी की हायरिंग की रिक्वायरमेंट्स दी होती हैं। ओके, एंड आप इसको रियलिटी कह लीजिए या जो भी नाम देना चाहें वो दे दीजिए, आज की डेट में एक CPL होल्डर को जॉब नहीं मिलती है। मेरा क्वेश्चन शिवांशु तुमसे ये था कि
25,000 कमर्शियल पायलट हैं, ये नंबर्स बहुत छोटे हैं। देश की आबादी 1.5 करोड़ के आसपास की है, इतने कम पायलट्स, ऐसा क्यों है? बट आई थिंक इट इज मोर टू डू कि आज की डेट में पहले शायद इतनी अवेयरनेस नहीं थी। ओके। और बहुत सारे प्रोफेशंस हमारे देश में ऐसे थे जो लेगेसी में चले आ रहे थे, वर्ड ऑफ माउथ से चले आ रहे थे। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है। सेम। लेकिन अब अवेयरनेस बढ़ रही है। Okay. प्लस हमारे देश में एविएशन में इतना एक्सपेंशन भी है राइट। कि रिक्वायरमेंट भी आ रही है। ओके। एंड आप इसको बहुत पॉजिटिव चीज कह सकते हैं कि कंपनीज भी एडवर्टाइज कर रही हैं। ओके। अब लोगों को पता है, क्योंकि लोग अब एयर ट्रैवल करते हैं तो लोगों को कंपनीज के नाम पता है। करेक्ट। हम लोग एक ऑनलाइन दुनिया में रहते हैं। ट्रू। इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज इजी हो गया है। Correct. कंपनीज अब अपने ऑडियंस को रीच आउट कर रही है, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो टैलेंट हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो। तो अब वो अवेयरनेस बढ़ रही है तो डेफिनेटली ये नंबर इंक्रीज होगा ही होगा। तो डिमांड एंड सप्लाई वाला सिचुएशन हमेशा रहा है। आज की डेट में इंडिया में एविएशन बूम इतना ज्यादा है कि उसी के अकॉर्डिंग कंपनीज भी रीच आउट कर रही हैं बहुत ओपनली। ओके। एंड लोगों में अपने इंफॉर्मेशन मीडियम की वजह से अवेयरनेस है तो लोग इसको और ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि Okay. अभी तक जैसे लोग देखते थे और सपना देखते थे, फिर पूछना स्टार्ट करते थे, फाइंड आउट करते थे, कई लोग उस जर्नी में खो जाते थे। करेक्ट। कई लोग एक स्टेप आगे जाते थे, कई लोग अचीव कर लेते थे। Okay. लेकिन आज की डेट में बेयर मिनिमम अगर आप इन वेबसाइट्स पे जाते हैं तो आपको एक बेसिक गाइडेंस मिल जाता है कि ये रिक्वायरमेंट है, बट उनको करने के लिए क्या क्या करना है वो गाइडेंस अभी भी मिसिंग है, जो आप हमारी ऑडियंस को गाइड भी कर रहे हो कि हाँ। कैसे उसमें जाना चाहिए, क्या स्टेप्स होते हैं उसके। सेकेंडली एक क्वेश्चन ये आता है कि एट द सेम टाइम इट सीम्स टू बी अ वेरी ग्लैमरस प्रोफेशन, बट जो चैलेंजेस हैं मैंने सुना है एंड आई हैव हर्ड इट राइट ऑल्सो कि एक दिन में आपको 4 सेक्टर फ्लाई करने होते हैं। हाउ टफ इट इज़ लाइक फॉर अ पर्सन के उसके मेंटल प्रेशर भी बहुत होता है। सो नो डाउट it's a challenging and demanding job. Okay. But that's where I say कि it is very important to like what you are doing. Correct. आपको पसंद होना चाहिए। Correct. अगर आपको अच्छे से अच्छा काम भी दे दिया जाए और आपको पसंद नहीं है तो आप कभी भी मन से नहीं करोगे, आप फिजिकली और मेंटली टायर्ड ही रहोगे। बट ये पसंद ना पसंद से ज़्यादा कई बार एक मेंटल ट्रॉमा और टॉर्चर भी होता है, बिकॉज आपकी एक स्लीपिंग साइकिल है, हर चीज़ है। तो उसमें मैं ये तो कह ही रहा हूँ कि अगर आपको पसंद है, लाइक किसी को सिनेमा में जाना पसंद है तभी वो एक्ट करेगा कैमरा के आगे, अदरवाइज कोई फोर्सफुली नहीं भेज सकता। आपको पसंद है, दैट इज़ गुड, बट एट द सेम टाइम ये पसंद क्या सच में कई बार ऐसा स्ट्रेस भी देता है कि नहीं यार इतने सेक्टर्स नहीं देने चाहिए थे, दिन में 2 ही होते या 1 ही होता या 3 ही होते, तो 4 क्यों? ये आई थिंक आई वुड से कि इट इज, जैसे हम नॉर्मल जॉब्स की अगर बात करें तो उनमें भी एक वर्क साइकिल होती है। करेक्ट। हम नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब्स में भी बहुत प्रेशर है, बहुत ज़्यादा हम आए दिन सुनते हैं। करेक्ट। ट्रू लॉट ऑफ स्टोरीज व्हिच तो somebody few days back committed suicide. सो इफ वी टॉक स्पेसिफिकली अबाउट एविएशन, ये एक ऐसी चीज है जो आप अडेप्ट कर जाते हैं, क्योंकि Okay. आपका यहाँ पे भी वर्क आवर्स डिफाइंड है। ओके। कंपनीज आपको फोर्स नहीं कर रही हैं ओके। कि नहीं आपको इतना ही करना है, राइट। एंड इट इज क्रॉसिंग आपकी ह्यूमन लिमिट्स। राइट। नहीं, मेरा क्वेश्चन पूछने का पर्पस ही ये था। उस मामले में हमारी गवर्नमेंट और कंपनीज हैंड इन हैंड बहुत क्लोजली काम करते हैं। गवर्नमेंट ने ऐसे सर्कुलर्स और रेगुलेशंस बनाए हैं जिसका हमेशा कंप्लायंस होता है। उल्टा ऐसा होता है कि अगर कहीं गलती से वायलेशन हो जाए तो कंपनीज इतनी प्रोएक्टिव हैं कि वो अपने पायलट्स को प्रमोट करती है कि आप रिपोर्ट फाइल करिए इसकी। अच्छा, ऐसा है? क्योंकि देखिए जहाँ ह्यूमन एलिमेंट है वहाँ एरर्स होंगे, ठीक है। और हमारी गवर्नमेंट उस मामले में इतनी अच्छी है कि उन्होंने वो रेगुलेशंस बनाई हुई हैं कि आप कभी भी वो चीज एक्सीड ना करें। ओके। लेकिन अनफोर्सीन सिचुएशंस होती हैं, आप सुनते हैं कई बार मेडिकल इमरजेंसी हो गई, जहाज को डाइवर्ट करना पड़ा, वेदर खराब हो गया, डाइवर्ट करना पड़ा, तो उसमें पायलट की चॉइस नहीं है ना, क्योंकि सामने अब जैसे सबको पता है अभी चेन्नई में तूफान आया था, टर्बुलेंस की एक वीडियो भी वायरल हुई थी, बहुत वायरल, बहुत ज्यादा उसको लैंडिंग में प्रॉब्लम थी पायलट। बट वो पायलट की चॉइस नहीं है। पायलट एक पढ़ाई करके गया है, उसको पता है जहाज किस चीज के लिए केपेबल है, वो अपनी लिमिटेशंस में ट्राई करता है। अब जैसे वो आप वीडियो जो मेंशन कर रहे हैं उसमें उसको डाइवर्ट करना पड़ा, चेन्नई छोड़ के वो फाइनली फिर बैंगलोर में लैंड किया, लेकिन अब उस पूरे एपिसोड में टाइम बढ़ गया ना कहीं ना कहीं, क्योंकि शायद उन पायलट्स को, उन पैसेंजर्स को, उन क्रू को चेन्नई में घर जाना था, उनकी ड्यूटी खत्म हो गई थी। तो ये जो फ्लाइंग आवर्स उसमें ज्यादा करे तो क्या ये उसका इनको कुछ सैलरीज में या कुछ उसको कॉम्पेंसेशंस भी मिलते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये होती है कि कंपनीज अपने पायलट्स को प्रमोट करती हैं, क्योंकि अब फॉर सम रीजन, मान लीजिए हाइपोथेटिकली बात करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता उसमें फैक्ट्स क्या थे, तो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑल्सो ऑन देयर प्रोफेशनलिज्म, बट मान लीजिए कि एक्सीड हुआ है तो कंपनी आगे से पायलट्स को बोलेगी कि आप वायलेशन रिपोर्ट फाइल करिए,
ओके एंड उनको एडिशनल रेस्ट देगी, कॉम्पेंसेशन देगी, फिर एक पूरी रिपोर्ट सबमिट करती हैं हमारी गवर्निंग बॉडीज को। तो वो भी इंश्योर करते हैं कि अगर ऐसी कोई कंटिजेंसी होती है या ऐसी कोई इमरजेंसी आती है तो आगे से क्या बेटर तरीके से किया जाए कि ये सिचुएशन ना हो। ओके तो हमारा सिस्टम इतने अच्छे से डिफाइंड है। ओके तो बट उसके कोई आवर्स डिफाइंड है कि इतने घंटे ही करना है? बहुत सारे स्लैब हैं Okay. हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, काफी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। वही डॉक्यूमेंट हमारी कंपनीज फॉलो करती हैं। ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है? नहीं, ये गवर्नमेंट डिफाइन करती है। कंपनीज को इम्प्लीमेंट करके एनफोर्स करना होता है, तो वो बहुत अच्छे से डिफाइंड डॉक्यूमेंट है, आपका कभी भी वायलेशन नहीं होता। आइडल आवर्स कितने होते हैं फ्लाइंग के? आप आइडियली 9 घंटे एक दिन में कर, नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब भी इतनी होती है। तो अगर सेक्टर बड़ा है, लेट्स सपोज एक तरफ की ही फ्लाइट 4 घंटे की आपकी है, तो 1 घंटे का लेओवर होता है आपका कैसे? हाँ, वो अलग अलग चीजें डिफाइन होती हैं, बट फिर इंटरनेशनल सेक्टर, डोमेस्टिक सेक्टर, शॉर्ट सेक्टर, लॉन्ग सेक्टर, उस तरह से हर चीज डिफाइंड है। अगर 9 या 10 घंटे हाइपोथेटिकली मानते हैं, अगर आप सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, अगर आप इंटरनेशनल सेक्टर देखें तो उसमें एक स्लैब ऐसा भी है जहाँ 15 घंटे की डेफिनेशन भी है, और जहाज पे 4 पायलट होते हैं। Okay, तो वो उनका स्विच करते रहते हैं। करेक्ट। तो अगर उस डॉक्यूमेंटेशन में आप जाएंगे तो हर सिनेरियो कवर्ड है। ओके वो लाइफ आपके नॉर्मल कॉर्पोरेट लाइफ के 9 घंटे से भी रिलैक्सिंग है। एंड इतने एडवांस जहाज हैं। ठीक है। तो जो बेसिकली शिवांशु लेओवर मिलता है वो कितने घंटे का होता है? लेओवर्स अगर आप मिलते हैं वो आपके टाइम जोन से रिलेटेड होते हैं, वो आपके ऑपरेटिंग आवर्स से रिलेटेड होते हैं, बट आप बॉटम बेयर मिनिमम भी लेंगे तो एक दिन का तो मिलता है, विच इज अ गुड इनफ। अगर मैं आपको अगर आप एज अ पायलट इंटरनेशनल फ्लाई कर रहे हैं बैक टू बैक, एंड यू हैव डन इट, राइट? आई हैव डन इट। यू हैव फ्लाइट टू मेनी प्लेसेस इन गल्फ, फार ईस्ट। तो उसमें कितने घंटे का आपका? तो उसमें आइडियली यू गेट 24 आवर्स लेओवर। तो वो तो एक अच्छा रिलैक्सिंग टाइम है। तो दे गिव यू द बेस्ट ऑफ द होटल्स, बेस्ट ऑफ द फूड, दे टेक केयर ऑफ यू एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट। ग्रेट। एंड नथिंग इज बेसिकली रूल्स के हिसाब से जाएं तो नथिंग इज सपोज्ड टू डिस्टर्ब यू। ओके, आपका टोटल नॉन डिस्टर्ब पीरियड है। ओके। And plus you get allowances, additional allowances. और वो perks क्या क्या होते हैं? If you want to reveal to the audience. So you get additional money for layovers. You get paid. हाँ, over and above your salaries, you get additional allowances for each layover that you get. या कुछ ऐसे वाइफ के लिए गिफ्ट वगैरह भी जाते हैं? वो अगर एयरलाइंस कुछ ऐसा इशू करती हैं क्या? नहीं, तो वो आपकी फैमिलीज के लिए ये पर्क्स हम अलग से दे रहे हैं आपको? तो वो पर्क फैमिलीज के लिए बहुत अच्छा है, जो आई वुड टेल आवर ऑडियंस कि जब आप एक एयरलाइन ज्वाइन करते हैं तो आपकी पूरी फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली के लिए फ्लाइट टिकट्स फ्री होती है। फ्री होती है? एंड आप एयरपोर्ट पे जा सकते हैं, काउंटर पे खड़े हो सकते हैं, अगली फ्लाइट डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें मुझे जाना है, और आप लेके तो वो कुछ नंबर्स होते होंगे इतने? अनलिमिटेड। ये बहुत लोगों को शायद बात नहीं पता होगी। अब अवेयरनेस बढ़ गई है, हाँ, बट मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। मतलब कितनी बार भी आप फ्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं विद इन अ ईयर, एनी टाइम। इट्स नॉट अ ईयर ऑन ईयर, तो हाँ, वो एक साइकिल होती है, बट दे जस्ट मतलब पूरी फैमिली को? So my family, I had no clue about it. My brother, my wife, her family, they fly anytime, like anywhere they want to, या उसमें भी कुछ टिकट प्राइस का इतना कुछ होता है कि ये कैपिंग है? Nothing like that. So they can fly internationally also, and that's been provided by the airlines, right? Great. तो ये चीज़ नहीं पता थी, मुझे तो नहीं पता थी, आज आपने बताई मुझे। तो ये एक मोटिवेशन बन जाती है इस प्रोफेशन की। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और इसमें एक फिर तो हर कोई एक्सपेक्ट करेगा लड़का एक निकल जाए पायलट तो पूरी फैमिली फ्लाई करेगी बड़े आराम से। और इसमें एक बहुत छोटी सी डिटेल है, एक ये अनसेड अंडरस्टैंडिंग है एविएशन में कि जैसे हमारे घरों में इमरजेंसीज होती हैं, करेक्ट, लाइफ की रियलिटी है। कई बार ऐसा भी होता है, देखिए फ्री टिकट है, बट कई बार ऐसा होता है अगर फ्लाइट्स बुक्ड हैं तो फ्री टिकट्स कई बार नहीं भी मिलती। वो तो फिर पैसेंजर्स को ही उनकी प्रायोरिटी हमेशा पैसेंजर्स की होती है। बट एक ये अनसेड अंडरस्टैंडिंग है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है हमारे प्रोफेशन की, कि अगर आप इमरजेंसी ट्रैवल कर रहे हैं तो द कंपनीज एंड जो प्रोफेशनल्स का ग्रुप है बिटवीन पायलट्स एंड कैबिन क्रू, करेक्ट, दे मेक श्योर दैट यू गेट अ सीट, because वो एक आपकी family है and they're supporting you in a way that you should get a that seat. Is our family in a way, and they make sure कि आप emergencies में जहाँ पहुँचना चाह रहे हो आप पहुँचिए। I guess ये सिस्टम ना रेलवेज में भी होता है। मेरे को अभी जस्ट क्लिक हुआ कि हाँ रेलवेज में भी सीट्स होती हैं फैमिलीज के लिए, बहुत सारे वेकेशंस उनके फ्री होते हैं। तो शिवांशु, ये जो आपकी जर्नी रही इसमें आपके कौन कौन ऐसे लोग रहे जो आपके मेंटोर्स हैं, जिन्होंने आपको गाइड किया और यहाँ तक की जर्नी आपकी बहुत स्मूथ बनाई है? कुछ नाम आप बताना चाहें? So इसमें मेंटर्स के नाम से पहले आई वुड से समथिंग, आई विल नॉट टेक दैट नेम, बट वो बात रह गई मेरे पास। प्लीज बोलिए। वो कहते हैं ना जहन में रह जाती है। नहीं, वो रहनी नहीं चाहिए वो। हाँ, तो मैंने जब ये जर्नी स्टार्ट करी थी, अपनी रिक्वायरमेंट्स वगैरह पूरी करी थी, तो
अब हम उस दौड़ में थे कि फ्लाइंग स्कूल फाइनलाइज करना है, करेक्ट, कहाँ पे जाएं, कैसे करें, और मेरा एजेंडा मतलब सिंस हम हमारी बात कर रहे हैं तो ये था कि मेरे को वीकेंड पे करना है। और अगर आप वैसे देखें तो ये प्रोफेशन भी आपसे फुल कमिटमेंट मांगता है, लाइक एवरी अदर प्रोफेशन, ठीक है। लेकिन मेरी अपनी इश्यूज थी कि मुझे पैसा भी कमाना है, घर भी देखना है, फ्लाइंग भी करनी है, एंड अराउंड दैट टाइम आई वाज मैरिड आल्सो, तो मुझे अपने वाइफ के साथ वक्त बिताना है। मैं ऐसा भी नहीं चाहता था कि हमारी मैरिड लाइफ पूरा चैलेंज में चले, बिकॉज वो मेरा डिसीजन है, दैट्स अ पर्सनल चॉइस, राइट। तो फ्लाइंग स्कूल जब फाइनलाइज करने लगे तो उस पूरी जर्नी में हम लोग को द फर्स्ट पर्सन दैट वी केम अक्रॉस, जिनसे हम बात करने गए थे, एंड ठीक है, आई वुड स्टिल से कि उन्होंने मुझे अपने वो 5 मिनट दिए ताकि मैं अपना केस प्रेजेंट कर सकूं कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। ओके, तो ही हर्ड मी आउट, बातें सुनी उन्होंने आराम से मेरी बैठ के, एंड उसके बाद जो उन्होंने बोला वो काफ़ी सरप्राइजिंग था, लेकिन वो आई थिंक मेन फैक्टर था जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुँच गया। ग्रेट। सो तो उन्होंने क्या बोला, एंड आई थिंक काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ें सुनी होंगी अपनी जर्नी में जो सपने देखते हैं, उन्होंने मुझसे सीधे सीधे बोला, शिवांशु छोड़ दे, नहीं कर पाएगा, नहीं होगा तेरे से। उनका पहला स्टेटमेंट, ये उनका पहला स्टेटमेंट था, 5 मिनट मुझे सुनने तो के ये तो बाद। डराने वाला स्टेटमेंट था, तो डिसहार्टनिंग था, नो डाउट, एंड उस जर्नी में ऑलरेडी इतने बम्स आ चुके थे कि मैं थोड़ा सा लग रहा था कि कोई तो मोटिवेशनल फैक्टर मिले, कुछ अच्छा बोल दे। वो होता है, आपको चाहिए होता है, क्योंकि आप पहले से इतने टॉर्न आउट हो, ब्रोकन हो, नीड दैट वन सपोर्ट और दैट वन वर्ड। तो वो चीज मैंने इसीलिए कहा कि मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, ओके, क्योंकि ये वो वाली चोट थी जो शायद मुझे चाहिए थी, एंड उन्होंने मुझे वो पुश दिया, पाथ और पुश दे दिया कि मैंने कहा अब तो मैं करूंगा ही करूंगा। हाँ, मतलब ओके, मोर देन हिम आई नो कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है। तो ये हमारे ऑडियंस के लिए भी है कि आपकी एबिलिटी आप रियलाइज करते हो जर्नी में। हमारा जो फुल पोटेंशियल है ना, ह्यूमन पोटेंशियल, आप कभी ये नहीं बोल सकते कि मैं इतना केपेबल हूँ। आप कोई जर्नी लोगे ना, आप सरप्राइज्ड हो जाओगे कि ह्यूमन एबिलिटी क्या होती है। मुझे ऐसा लगता है ये आप सच बोल रहे हो, क्योंकि आपको ही नहीं पता होता कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें, हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है हर बंदे की पार्ट डिफरेंट है, हर बंदा भगवान ने अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किया है। उसको कई बार खुद अपनी कैपेबिलिटीज़ का रियलाइजेशन तब होता है, या तो उसको कोई बाहर से पुश देता है कि ये तेरे अंदर है। लेट्स सपोज कोई गाना गाता है, अगर वो नॉर्मली कहीं अपने घर में ही गाना गा रहा है और किसी ने उसका सुना ही नहीं, तो वो कोई पुश भी नहीं देगा। अगर वो कहीं 4 लोगों में गाना गा रहा है तो शायद कोई बोल सकता है कि तू सिंगर बन सकता है, तेरी आवाज़ गॉड गिफ्टेड है। एंड व्हाट आई फील लाइक कि कुछ चीज़ों को पॉलिश किया जा सकता है, लेकिन आप उसको ना क्रिएट नहीं कर सकते अगर वो आपके अंदर विद इन नहीं है। तो पॉलिश तो करा जा सकता है। Correct. जैसे किसी को पायलट बनना है तो वो आपके अंदर ज़ील होनी चाहिए टू बी अ पायलट, राइट। अब मैं किसी को बोल दूं जिसको बनना कुछ और है, आर्किटेक्ट में जाना है या एक्टर बनना और पायलट बन जा, नहीं पॉसिबल है। आप पॉलिश कर सकते हो, यू कैन पॉलिश इट, राइट। प्लीज, तो मेंटोर जो आप बता रहे थे, इनके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ऐसी चीज़ बोली, एंड वहाँ से जो हिट आनी चाहिए थी कि नहीं करना है, क्योंकि मेरे एक बहुत पुराने सेलिंग के मेंटर भी थे, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि ये छोटे छोटे हिंट होते हैं लाइफ के। करेक्ट, मेक इट और ब्रेक इट मूवमेंट कहते हैं ना हम लोग अपनी लाइफ में, कि ये चीज़ आपको बना देगी या तो तोड़ देगी, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना हमारा काम है। करेक्ट, ये वही मोमेंट था जहाँ पे मैं सोचता कि चलो ठीक है यार, और मैं इस पॉइंट पे था, आई थिंक मेरी उम्र हो चुकी थी 35 साल, क्योंकि पेपर्स और ये जो सब निकालने थे ये मैंने 32 की 32 साल की उम्र में शुरू कर दिया था। ये सब करते करते मेरे जॉब के साथ 3 साल निकल गए। करेक्ट, और मुझे 34 के एंड या 35 तक ये पहला एक्सपोजर मिला, जो मेरा फ्लाइंग स्टार्ट करने का टाइम आ गया था। तो ये तो मेरा मेक इट और ब्रेक इट मूवमेंट था जहां मैंने मन बनाया, लेकिन इसके बाद ऐसी थी जर्नी कि मैंने इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि इंसान है, ब्रेकडाउन होता है, इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, एंड मैं वो मीटिंग करके गया था, मुझे याद है अपनी वाइफ से मिला था, मुझे लिटरली रोना आ गया था कि अपनी वाइफ के साथ बैठा था, मैंने कहा ऐसा बोल दिया है और शायद नहीं हो सकता। तो ऐसा बोलने के पीछे क्या रीजन था ऐसा उनका? इंसान, इमोशंस, ब्रेकिंग मोमेंट, कि ठीक है कैपेबिलिटी पता है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है, गाइडेंस नहीं है, पैसा है, पैसा नहीं भी है तो अरेंज कर लेंगे, इतना काम कर लिया था, वाइफ इज डूइंग वेल, शी सपोर्टेड मी थ्रू आउट द जर्नी। तो मैं आया, मैंने बात करी, मैंने ऐसा ऐसा बताया उनको, एंड आई
काइंड ऑफ ब्रोक डाउन एंड वो मेरे टीयरी मोमेंट्स थे कि यार शायद गलत सपना देख रहा हूँ, छोड़ देते हैं टाइप्स। एंड वो एक एनलाइटनिंग मोमेंट भी थी कि मैं कहा नहीं यार क्यों छोड़ूं, एक आदमी के, एक इंसान के कहने से मैं अपना सपना क्यों छोड़ूं। हाँ करेक्ट। अभी तो मेरे को ऐसी सेट नहीं मिला है ना कि प्रूव हो गया कि आप नहीं कर सकते। जैसे आप कोई एग्जाम देते हो, आपका रिजल्ट आता है फेल, करेक्ट, देन यू नो यू हैव फेल्ड। अब ट्राई करना ना करना आपके हाथ में है। बट मुझे ऐसा लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव रियलाइज्ड कि ये सिर्फ एक शब्द है, आपने मान लिया, उसने बोल दिया, बट आपकी पोटेंशियल आपको विद इन पता होती है। कितने ही बड़े एग्जाम्स हो, लेट इट बी लाइफ का एग्जाम हो, लेट इट बी एनी एग्जाम, अगर आपने मान लिया तो आप फेल हो। मुझे लगता है सिर्फ एक शब्द है फेल, करेक्ट। अदरवाइज इससे ऊपर वो हमारे ऊपर है, वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे परसीव कर रहे हो, कैसे आप उसको ले रहे हो अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है मैंने अपनी जर्नीज में बहुत जगह फेल हुआ, बहुत जगह, और अब जाके रियलाइज़ होता है सिर्फ एक शब्द रह गया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। एंड वो आपके ऊपर है, वो आपके अगर ऊपर है। आपने एक्सेप्ट कर लिया आप फेल। आप बहुत सारे देखोगे यूनिवर्सिटी टॉपर्स होते हैं, वो लाइफ में कुछ नहीं कर रहे होते, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 11th फेल 12th फेल हैं और लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि लोगों का एक डेफिनेशन, जो लोगों को जज करने का नज़रिया, वो चेंज होना चाहिए। एक तो डेफिनेटली आई गेस ज़रोधा का फाउंडर ही इज ओनली 11th 12th पास, निखिल कामत, राइट? तो और मिस्टर अडानी बिगेस्ट एग्जाम्पल कि वो उनका कोई ऐसी एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है, इज़ ओनली आई गेस 12th पास, इफ आई एम करेक्ट। तो ये तो एक बहुत बड़ा आपने सही बात बोली कि ये आप कैसे परसीव कर रहे हो उस चीज़ को, वो आप पे डिपेंड करता है। तो बट एक वो टर्निंग मोमेंट था मेरे लिए। उसके बाद जर्नी ऐसी रही कि आज की डेट में भी जब मैं मेरे भाई बैठते हैं बात करते हैं तो वी लुक बैक एट इट एंड वी स्माइल, कि मतलब वो वाला मोमेंट भी था कि वी मेड इट अप उस जर्नी में। तो कुछ नाम है जो मैं अपने ऑडियंस के लेना चाहूँगा, मेरे लिए बहुत ही क्लोज टू माय हार्ट। वो नहीं होते तो डेफिनेटली नहीं होता मैं। उन्होंने वो किक दिया आपको या आपको मोटिवेट किया इन अ सेंस? तो जो किक देने वाला काम किया था वो तो इस इंसान ने कर दिया। ठीक है। इन लोगों टू नेम अ पर्सन आल्सो? नो, नहीं, आई डोंट वांट टू, बट हाँ जो नाम मैं लूंगा ये वो लोग थे जो एज अ गार्जियन एंजल बन के मेरी लाइफ में है, जिनको मैं जानता ही नहीं था, जो सिर्फ एक नाम थे मेरे लिए प्रोबेबली, बट वो इतना इंटीग्रल पार्ट है मेरी सक्सेस जर्नी का कि उनके बिना मैं आज की पोजीशन इमेजिन नहीं कर सकता। तो उसमें जैसे जो मेरे सबसे पहले इंस्ट्रक्टर थे कैप्टन अनिल चौधरी, उनको बहुत ही थैंकफुल रहूंगा। सर को तो थैंक्स बोलना ही चाहिए, बिल्कुल। एंड आपकी वजह से सर ये पायलट हैं और ये मेरे पॉडकास्ट पे आए हैं, तो ये आपको हम थैंक्स बोलते हैं। तो वो मतलब ये सारे मेरे गुरु हैं इस प्रोफेशन के। इन्होंने मुझे फ्लाइंग भी सिखाई, गाइड भी किया, मोटिवेट भी किया, डांटा भी, और रियलिटी चेक्स भी दिए। तो दूसरा नाम जो है वो कैप्टन जेपी शर्मा। हाँ, okay. ये बहुत ही क्लोज रहे क्योंकि इन्होंने मेरे 200 घंटे में से 180 घंटे इन्होंने करवाए हैं। ओके, तो सारा मेजर पार्ट तो इन्हीं की कंट्रीब्यूशन है। बट सबको क्रेडिट जाता है बिकॉज जो कैप्टन अनिल हैं उन्होंने मेरा केस एक्सेप्ट किया कि कर सकता है, पहले इंसान। ओके, तो उनके लिए हमेशा थैंकफुल रहूंगा कि समझे मुझे। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि तेरी एज निकल रही है, मेडिकली फिट नहीं होगा, छोड़ना क्यों कर रहा है। जो शिवांशु, आई वांट टू जस्ट से कि मैं सबको बोलना चाहता हूँ, एज इज जस्ट अ नंबर। ये मतलब किसी भी इंडस्ट्री को ले लो या किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए भी लेट 30s में, मिड 30s में बहुत लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं बिकॉज लाइफ के स्ट्रगल्स ऐसे होते हैं जो आप प्लान नहीं करते हो। डेस्टिनी आपके लिए ऑलरेडी प्लान करके बैठी हुई होती है। आप अपने आप को स्मार्ट समझ रहे होते हो कि नहीं यार मैं तो इस एज में ये करके दिखा दूंगा, बट पेरेंट्स की हेल्थ है या फाइनेंशियल इश्यूज है, वो आप प्लान नहीं करते हो, वो आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेस्टिनी प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल एंड एज इज जस्ट अ नंबर फॉर एनी ऑफ द इंडस्ट्री। ये तो मैं एग्री करूंगा। इनफैक्ट हमारे ऑडियंस के लिए भी बोलना चाहूंगा कि एज के चक्कर में अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस कभी भी नहीं खोने चाहिए। और ये एक सिर्फ नंबर है। तो मुझे लगता है लोग 20 में भी बुढ़े होते हैं और 60 में भी जवान होते हैं। हाँ, यस। तो सेकंड नेम कैप्टन जेपी शर्मा बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रहे, एंड उनकी अपनी जर्नी ही इतनी फैसिनेटिंग है। एक वो अलग स्टोरी है जिसको आप फिर कभी कवर करना चाहें तो प्लीज करिएगा। तो वो बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहे मेरी सक्सेस जर्नी में। उन्होंने बूस्ट किया, डांटा, मारा, गाइड किया। लिटरली इतने सीनियर पर्सन है वो इंडस्ट्री में, वो मेरे साथ कॉकपिट में बैठते थे सिखाने के लिए।
फिर उनके बाद एक और नाम लेना चाहूंगा, वो है कैप्टन कौस्तुभ वडालकर। कैप्टन कौस्तुभ वडालकर। वडालकर ओके। बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रहे ये। ये मेरी जर्नी का एक और फेज था जहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट फ्लाइंग कंप्लीशन, 200 घंटे के कंप्लीशन की टुवर्ड्स इनकी एंट्री हुई एज अ मेंटर, एज अ गार्जियन, एज अ सीनियर। ओके। और मेरा एक और फेज था जहाँ पे मैं सीपीएल करने के बाद कोविड के एंड में इंस्ट्रक्टर बना। क्योंकि मेरी एक ब्रीफ जर्नी इस पूरे उसमें मैं फ्लाइट इंस्ट्रक्टर था, बच्चों को खुद सिखाता था। जैसे कैप्टन अनिल ने मुझे सिखाया, कैप्टन जेपी ने मुझे सिखाया, कैप्टन कौस्तुभ ने, वैसे मैं कुछ वक्त के लिए खुद भी एक इंस्ट्रक्टर था, बट जूनियर इंस्ट्रक्टर था। ये लोग तो सब गेटिंग पेड ऑफ फॉर दैट। हाँ, पेड ऑफ फॉर दैट। तो इनकी एंट्री वहां पे हुई, तो ये भी बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रहे। इन्होंने गाइड किया, हमेशा सही लोगों से कनेक्ट करते रहे और बोलते रहे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हर चीज। मतलब लिटरली जो आप एक पेरेंट में या गार्जियन में देखते हैं, ढूंढते हो, तलाश करते हो, ये आपको चीजें मिली, वो मिली हुई है। फिर मैं गुड़गांव में भी रहा कुछ वक्त जी। मेरे नेक्स्ट डोर नेबर थे उस टाइम पे, कैप्टन विक्रम बशेर। ओके। सो अगर कहा जाए तो इवन कैप्टन अनिल से पहले इनकी एंट्री हुई, क्योंकि ये वो गुरु हैं जिन्होंने पूरा एविएशन का, जैसे आज हम अपने दर्शकों के साथ बात कर रहे हैं, इनको आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, राइट। वो मेरे लिए माध्यम थे। उन्होंने आपका एक एनलाइटनमेंट किया, काइंड ऑफ, टू एंटर द इंडस्ट्री एंड टू नो द थिंग्स बेटर। एक चीज A to Z उन्होंने बताई, बैठा के। वो खुद इतना बिजी रहते थे फ्लाइंग में, बट वो टाइम निकालते थे। मुझे एग्जाम्स में गाइड किया, पेपर वर्क में गाइड किया। इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि कैप्टन अनिल मुझे उनकी वजह से ही मिले थे। He was an angel for you? He was an angel. He is an angel. He is an angel. Okay. इनफैक्ट आई वुड से कि अनिल सर का कनेक्शन जो हुआ था वो इनके थ्रू हुआ। मुझे ऐसा लगता है लाइफ में भगवान ना एक समय पे आपको ऐसे लोगों से इंट्रोड्यूस कराने भेजता है जो आपकी लाइफ की जर्नी टोटली 360 डिग्री चेंज कर देते हैं, राइट? टोटली। और वो भगवान का एक प्लान होता है, एक डेस्टिनी का प्लान होता है, टू मेक यू नो अवेयर कि भाई यही है वो बंदा। और आपको भी वो अंदर से गट फीलिंग आती है कि ये बंदा आपकी डेस्टिनी साथ में आपकी एक जर्नी को लेके जाएगा और अलग डायरेक्शन में लेके जाएगा इन अ पॉजिटिव वे। तो ही वाज द वन, राइट? ही वाज द वन हु कनेक्टेड। ये कुछ नाम थे जो मुझे लेने ही थे। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, उससे भी पहले वो आप भी जानते हैं, सबसे बड़ा मेरा सपोर्ट सिस्टम मेरी वाइफ और मेरे माँ बाप, जिन्होंने कभी रोका नहीं। ओके। जिन्होंने बोला आप करो। ओके। क्योंकि अगर आप वैसे देखने चाहें तो मैं इतने स्टेबल उस पे पॉइंट पे था अपनी लाइफ में कि जहाँ पे डर भी लगता है कि यार कैसे करेंगे। करेक्ट। फाइनेंशियली, एसेट वाइज, लाइफ में थोड़ा अंकल आंटी वेरी वेल, मतलब बहुत सपोर्टिव है वो, और तुमको लेके हमेशा पॉजिटिव रहे हैं। तो और उसके बाद आई वुड से अगेन मेरी किस्मत कि मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला। उन्होंने कभी भी मेरे इस चीज को लेके मेरी प्रायोरिटीज चेंज करने की कोशिश नहीं करी। तो सबसे बड़े मेंटर्स वो। तो मैं पेरेंट्स would want to name? हाँ, ऑफ कोर्स माय फादर मिस्टर ओम प्रकाश शर्मा, मदर आराधना शर्मा जी, एंड माय वाइफ स्वाति रावत। तो भी इन तीनों के लिए बहुत दिल से should we point also if she would want to come? She's actually sitting. Okay. She is here with us. She is listening all the conversations. और इन तीनों, देखो, पेरेंट्स और कजन्स या जो फ्रेंड्स होते हैं वो भले ही कम हो, लेकिन ऐसे होने चाहिए जो आपका एक सपोर्ट सिस्टम होता है ना पूरा, वो आपको शेक कर दे कि नहीं तू कर, हम खड़े हैं पीछे, हम लोग, वी आर देयर, राइट? तो आपकी वाइफ ने आपका सपोर्ट किया, आपके पेरेंट्स ने आपका सपोर्ट किया, एंड योर ब्रदर ऑल्सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 2 मिनट लूंगा। ये स्टोरी तो आई थिंक ब्रदर वाली भी हमारे ऑडियंस को जानना जरूरी है। तो ये जर्नी स्टार्ट यहीं गुड़गांव में से हुई थी, और एक पॉइंट ऐसा आया था कि मैं प्रोफेशनली काफी अच्छी पोजीशन में था, एंड मुझे लंदन जाने की अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो वो पॉइंट था कि मैं तैयार हो गया था और मैंने कंपनी को बोल दिया था ठीक है मैं रिलोकेट कर रहा हूँ। आई वॉज मैरिड एंड आई टोल्ड माई वाइफ ऑल्सो कि चलते हैं। एंड बहुत जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, आप जानते हैं मेरे भाई को भी। तो वो ऐसे ही आया ऑफिस से। His name is हिमांशु शर्मा। हिमांशु इज अ वेरी स्वीट गाय, और वो बहुत ही अच्छा क्रिकेटर भी है। आई नो हिम फ्रॉम हिज स्कूल डेज,
हाँ, तो हिमांशु के बारे में यू वांट टू से समथिंग? तो एक मैंने अभी स्टेटमेंट बताई थी कि एक इंसान ने मुझे वो मेक इट और ब्रेक इट मूवमेंट दी थी, तो आई थिंक आई शुड टेक बैक दैट क्रेडिट। वो थोड़ा बाद में आया। सबसे पहला जो मेक इट और ब्रेक इट मूवमेंट था वो हिमांशु से आया। तो मेरा सब कुछ हो चुका था, वीजा प्रोसेस, जाने का सब कुछ। एंड वन फाइन डे मैं और हिमांशु साथ में रहते थे, तो हम बात कर रहे थे कि ठीक है, सो एंड सो डेट आई लीव, नाउ यू हैव टू काइंड ऑफ यू कैन बी इन। और ये जो आप लंदन जा रहे थे, ये फ्लाइंग उसके लिए जा रहे थे या ये शिपिंग से रिलेटेड जॉब के लिए जा रहा था। मैं ये कहूँ कि मैं कैरीड अवे हो गया। ओके, ठीक है। कैरीड अवे मूवमेंट भी आती हैं। बहुत सारे लाइफ में ऐसी चीजें आती हैं जो आपको फैसिनेट करके फैमिली से दूर करने के लिए भी आती हैं, और बहुत सारे लोग फैसिनेशन में अपनी फैमिली से अलग हो जाते हैं। ट्रू, दैट्स ट्रू। एक इसको खत्म करने से पहले एक बात और बोलना चाहूंगा दर्शकों को, तो हिमांशु ही नहीं, हर्षित जी भी बहुत ही इंस्पायरिंग आदमी है। बस अभी इसको नहीं, ये और मेरे ब्रदर, वी हैव बीन वेरी क्लोज काफी पहले से। तो हमारी आई थिंक ये एक फिलोसफी सबकी सेम रही है, वी एस्पायर समथिंग इन लाइफ एंड व्हिच इज बिग। Yes. So I have always had that respect for Harshit also. Thank you so much. So one fine evening, Himanshu आता है and he enters and I just tell him कि ये डेट को, and पता नहीं for some reason उसके दिमाग में क्या आता है, and he says this to me exactly quote unquote कि बस एक लंदन की वजह से छोड़ दिया अपना सपना आपने, ऐसा बोला उसने। हाँ, he said that. एंड वो मेरा आई थिंक सबसे पहला मेक इट और ब्रेक इट मूवमेंट था, आई वुड से। तो मेरा भाई इज द पर्सन हु काइंड ऑफ सेट थिंग्स स्ट्रेट फॉर मी कि आप डिसाइड कर लो, बिकॉज सी टू मेक मनी आपके लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। आप कोई भी चीज करो, अगर आप उसको लग के करेंगे, मन से करेंगे, पैसा आप बना लेंगे। लेकिन हम ऑन एंड ऑफ ये बात करते रहते हैं कि आपके आर यू सेटिस्फाइड डूइंग दैट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शिवांशु तुमने बोली है। बहुत लोग को ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन इज़ दी ओनली थिंग। ठीक है, मान लिया कि फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बट यू नो अप्स एंड डाउन्स बोल के नहीं आते लाइफ में। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बस वो आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली के क्लोज रहना, लाइक आई फील लाइक कि मुझे अपनी फैमिली से ज़्यादा लगाओ, मुझे अपने फ्रेंड्स दिखने चाहिए। अपॉर्चुनिटी सबके पास आती हैं लाइफ में, लाइक यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मूव टू लंडन, बट यू आर कैरिड अवे ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम यू रियलाइज कि मेरी फैमिली यहाँ पर है, तो मैं फिर टाइम कैसे दे पाऊँगा। वेरी वेरी जेन्युइन थिंग यू। तो ये हिमांशु का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। हम मेंटर्स की बातें कर रहे थे, तो इसके अदर देन आई वुड जस्ट लाइक टू टेक, तो हमारे लाइफ में गार्जियंस होते हैं, मेंटर्स होते हैं, पेरेंट्स, आपकी स्पाउसेस, बट दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Correct. मेरे उस मामले में अगेन आई एम लकी कि मैंने हर्षित का नाम ले लिया, दोबारा नहीं लूंगा अभी। तो आई वाज ऑलवेज लकी टू बी ब्लेस्ड विद बहुत अच्छे दोस्त जो मेरे साथ फाइनेंशियली, मॉरली एंड व्हेन आई नीडेड देम दे वर देयर। तो उनमें से कुछ नाम लेना चाहूँगा। सिद्धार्थ माथुर एक मेरे फ्रेंड है जो मेरी पूरी एविएशन जर्नी में मेरे साथ रहे। उन्होंने सारे अप्स एंड डाउन्स देखे। मेरे एक मर्चेंट नेवी के फ्रेंड है राघव सरीन। हमने पूरा टाइम जो 15 साल का है मर्चेंट नेवी में निकाला। आज साथ में थे मेरे, उनको पता था मेरा ट्रांजिशन। ही वॉज वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने मुझे बहुत मौक़ों पे पैसे तक ऑफर किए जहाँ पे मैं स्टक हो गया। कई बार ऐसे लाइफ में चांसेस आते हैं। इवन सिद्धार्थ माथुर फ्लाइंग के टाइम पे एक पॉइंट ऐसा आ गया था जहाँ मैं अगेन बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर पे गिव अप करने वाला था, एंड ही सेड दिस स्टेटमेंट, अरे आप पैसे की टेंशन मत लो, मैं खड़ा हूं, आप करो जाओ जो। ऐसे दोस्त एक्चुअल में सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर होते हैं जो ये नहीं देखते कि मेरा इसमें क्या फ़ायदा है, वो ये देखते हैं कि मेरा फ्रेंड आगे बढ़ रहा है एंड ये एक अच्छी जर्नी होगी। और ऐसे ये दोनों फ्रेंड्स काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल रहे मेरी जर्नी में। अदर देन दैट ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू मोर पीपल, आई वुड से गिव और टेक, they all came in and went as guardian angels. They did their part. Still in touch with you? Still in touch. Great. वो सभी टच में हैं। ये लोग ऐसे रहे जो कुछ जैसे ये रोल तो ऐसे हैं कि इनको मैं भूल नहीं सकता। करेक्ट। क्योंकि इन्होंने मेरी पूरी जर्नी देखी है। लेकिन कुछ रोल ऐसे भी ले जो अपना छोटा रोल प्ले करके आके चले गए। मतलब आए पॉइंट इन टाइम, गिवन देयर बेस्ट एंड देन टेकन एन एक्सेट। ओके, तो ऐसे भी बहुत लोग हैं, उनके लिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड आई एम थैंकफुल कि भाई भगवान ने हमेशा टाइम रहते ऐसे हीरे आपको लाइफ में दिए भगवान ने, जो हीरे सच में अनमोल है, राइट? तो इन सबको मैं एक बिग थैंक्स नोट देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और हमारे ऑडियंस को भी, कि इसमें द पॉइंट इज नॉट कि मैं अपने आसपास के लोगों को हाईलाइट कर रहा हूँ। द पॉइंट इज कि आप गिव अप मत करिए। आप गिव अप नहीं करेंगे
आप जो भी ऑल माइटी पावर में मानते हैं, आपके रास्ते में ऐसे गार्जियन एंजल्स आएंगे, आपकी आएंगे मदद ही करने। आएंगे। मेरा पूरा बिलीफ है इस बात से आपकी कि आपको अगर लग रहा है विद इन आपके वो आवाज़ है कि आप इस चीज़ के लिए बने हैं और आपको लग रहा है कि आज वो टाइम नहीं आया है, यू शुड नेवर गिव अप इन दैट वे। ठीक है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी तो आपको कुछ टाइम के लिए ये लगेगा कि नहीं इस टाइम ये ज़रूरी है मेरे लिए, बट वो फिर एक टाइम आ जाएगा जब भगवान आपके लिए वो एंजल्स भेजेंगे, भेजते हैं। भेजते ही भेजते। मैंने अपनी जर्नी से बस इतना बोलना चाहूँगा, आई थिंक सब आपके लिए भी, आपने भी बहुत देखी हैं चीज़ें लाइफ में, बट हमारे ऑडियंस के लिए जो स्पेशली दी एस्पायरिंग पीपल, कि अगर आपके अंदर कोई चाह है, कोई इच्छा है, लगे रहो, लगे रहिए बस, लगे रहो। हाँ, एज वेज ये सब फालतू की चीज़ों में सब मत पड़ो। फालतू की चीज़ें हैं, कुछ मैटर नहीं करता। और इसी में आपके एज वाले चीज़ पे ना मैं एक चीज़ बोलूँगा जो सिद्धार्थ ने बोली थी, पहले ये ख़त्म करते हैं, तो कि गिव अप मत करिए एंड कंसिस्टेंटली ट्राई करते रहिए। फिर वो चाहे पैसा हो, चाहे रिक्वायरमेंट हो, चाहे लोग हों, अपने आप होते जाते हैं। मैंने अपनी जर्नी में देखा है, एज एन इंसान आप ब्रेक डाउन हो गए, कई बार आपको रोने का मन करेगा, गिव अप करने का मन करेगा, सबके साथ होता है वो इमोशनल But- क्वेश्चन, सबके साथ होता है। बट एक चीज़ जो है, आप किसी भी ऑलमाइटी पावर में बिलीव करते हैं, वो देख रहा है, करेक्ट। और वो आपकी मेहनत और आपके फीलिंग्स को, आपके डेडिकेशन को 100% प्योरिटी से देख रहा है एंड वो कर देता है। इतना मैंने देख लिया। तो मैं अपने ऑडियंस को बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गिव अप ना करें। जैसे अब मैं वो एग्जांपल कोट करूंगा जो सिद्धार्थ ने मुझे बोला था, तो मैंने सब कुछ कर लिया था, जितने ट्रेनिंग के फेज थे, जो भी रिक्वायरमेंट थी, मैं ऑलमोस्ट अपना 1.5 करोड़ रुपए भी लगा चुका था। उसके बाद भी ऐसी मूवमेंट आई कि मैं ब्रेक डाउन होने वाला था क्योंकि मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। ओके। एंड ये वो पॉइंट था जहाँ पे अगेन एक मेक इट और ब्रेक इट मूवमेंट आया मेरी जर्नी पे, जहाँ सिद्धार्थ ने मुझे बोला कि अरे आप टेंशन मत लो, देखना एक वैकेंसी आएगी, वो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स मैच करेगी, सारी। और आपको लगा कि ये जो बोल रहा है मुझे तो ये दम नहीं है। लगा, क्योंकि देखिए अब मैं बताता हूँ, ये रियलिटी है। क्योंकि जब हमारे जो क्लोज लोग होते हैं वो आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे, डिमोटिवेट नहीं करेंगे, ये हम सब जानते हैं। जो आपके वेल विशर्स होते हैं वो कभी भी डिमोटिवेटिंग बातें नहीं करेंगे। बट वो वेल विशर्स होने भी चाहिए, बड़े कम है आजकल, बहुत कम है आजकल। तो वो चीज आपको शायद आपको रियलिटी चेक दें, आपको मोटिवेट करेंगे, लेकिन कभी डिमोटिवेट। कभी कभी ऐसा लगता है कि डिमोटिवेशन भी जरूरी है। ये जो डिमोटिवेशन पार्ट है ना, सॉरी डिमोटिवेटिंग जो पार्ट है, वो अपने आप आता है। ऐसे लोग भी आके जो आपको टोक के जाते हैं ना कि ये तो तुम्हारे बस की नहीं है, वो चीज वो कह गए, वो अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता है बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको नहीं पता कि आपके अंदर क्या चल रहा है। यस, वो अगर कह गए ना तो एक फायर का काम करता है कि ये तो बोल के गया है, ठीक है, मुझे अपने तरीके से सटल वे में प्रूफ करके दिखाना है, मुझे इनको नहीं प्रूफ करना। करेक्ट, मुझे अपने तरीके से अपनी जर्नी, अपने लिए, अपने हिसाब से, अपनी फैमिली या अपने ड्रीम्स के लिए करना है। बट ये बहुत जरूरी है, ये फायर होना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। इसके बिना व्हाट आई फील, ये मेरा ओपिनियन है, अगेन मैं किसी के ओपिनियंस और उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसके बिना आप एक चीज में जा सकते हैं बहुत आसानी से, विच इज ओवर कॉन्फिडेंस। तो टाइम एंड अगेन ना ये चेक्स आपके सामने आना जरूरी है, चाहे वो आपके लव्ड वन से आए, चाहे वो इन तरह के लोगों से हैं जो आपको ये फील कराने की कोशिश करते हैं कि आप कैपेबल नहीं है, चाहे वो किसी मटेरियल चीज से, जैसे पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा ना होना भी आपको बहुत कुछ सिखाता है एंड आपको पुश करता है कि मैं एक एक्स्ट्रा माइल जाऊं इस चीज को अचीव करने के लिए। ठीक अगर पैसा सब कुछ हो जाएगा आपकी जेब में तो शायद आप उठ के कुछ करने भी नहीं जाओगे। करेक्ट, ट्रू है। तो इस वाले में वो वाली जो हम डिस्कस कर रहे थे कि एक और मेक इट और ब्रेक इट मूवमेंट आया था जहाँ पे आई वाज 37, लास्ट ईयर की ही बात है। तो इसने मुझे, सिद्धार्थ ने जनवरी में बोला था, तो मुझे डेट्स क्यों याद है, क्योंकि ये चीजें आपको स्ट्राइक करती हैं जब हो जाती हैं। करेक्ट। एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर कुछ बोल रहा है तो मुझे लग रहा है कि हाँ नहीं ये भविष्यवाणी ये होगी, मेरा ऐसा नहीं है, और ना हुआ है तो कभी ऐसा बिलीव भी नहीं रहा। तो जनवरी की बात है एंड हम लोग मिले थे ऐसे ही में फॉर सम किसी काम से, या गुड़गांव आया था। आफ्टर मैरिज आई हैव शिफ्टेड टू बॉम्बे। तो मैं और सिद्धार्थ मिले एंड आई वाज वेरी अपसेट, मतलब लिटरली वही था कि शिपिंग चल रही थी, घर चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, एवरीथिंग, बट सेटिस्फैक्शन नहीं थी। मेहनत कर ली, 1.5 करोड़ रुपए लगा दिए, जॉब नहीं है, 37 का हो गया हूँ, होगा कि नहीं होगा, सेल्फ डाउट। करेक्ट। एंड इसने बहुत पोलाइटली मुझसे कहा, अरे आप टेंशन मत लो, देखना एक वैकेंसी आएगी, आपकी सारी रिक्वायरमेंट मीट होगी, और एक ही आएगी, उसके बाद नहीं आएगी। यार ये कोई एस्ट्रोलॉजर तो नहीं था? मुझे अब ऐसा लगता है कि कुछ ज्ञानी लोग होते हैं, हाँ, जो आपको बोलते हैं और वो सच्चा निकलता है। तो अब ऐसा लगता है अगर आप जाएंगे ना मार्केट में, तो जनरल जो वैकेंसीज आती हैं उनकी एज लिमिट होती है 30 से 32 ईयर्स। सो ये हमारे ऑडियंस के लिए भी है
सिर्फ 30 से 35 साल के बीच की, मतलब ये 30 से 32 30 से 32 ओके. सो 30 to 32 years एज लिमिट है जिसमें आप एंट्री कर सकते हैं एज अ फ्रेशर. सो वन ऑफ द लाइक वी वर डिस्कसिंग की चैलेंजेस क्या हैं. फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिल रही है, नहीं मिल ये एक चैलेंज है सिंस वी आर डिस्कसिंग दिस. Right. सो आप लोगों को ऑडियंस के लिए कि एज अ लाइक आई वाज एन इंस्ट्रक्टर आल्सो, वो मैंने इसीलिए किया कि मेरे पास थोड़ा एडिशनल एक्सपीरियंस आए, राइट. क्योंकि मैं वो पॉइंट कह रहा था कि एयरलाइंस को भी सेफ ऑपरेशन करने हैं, उनको सबको घर तो ये पहुंचाना है. पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई 200 घंटे की फ्लाइंग करता है हाँ तो अगर वो इंस्ट्रक्टर बन जाता है उसी इंस्टीट्यूट में, हाँ जी. तो वो उसमें काउंट कर लिया जाएगा. Yes. 100 घंटे 50 घंटे जो भी वो एक्स्ट्रा करता है. एक्स्ट्रा जो भी होते हैं वो काउंट ही होते हैं. तो 200 आवर्स पे आपने लाइसेंस लिया, उसके बाद आप एज एन इंस्ट्रक्टर जितना फ्लाई कर रहे हैं आपके घंटे बिल्डअप होते रहते हैं. तो इट विल कीप एडिंग. अच्छा. तो कई जो मैं बोल रहा था हमारे ऑडियंस के लिए भी कि आप एयरलाइंस की वेबसाइट्स पे जाएंगे, रिक्वायरमेंट देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि वी नीड 500 आवर्स. 500 में से हाँ 200 घंटे आपके सीपीएल के हो गए, और उसमें लिखा रहता है 300 आवर्स एज एन इंस्ट्रक्टर. तो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं वो 500 घंटे की तो मिनिमम फ्लाइंग करे. ये एक आइडिया रहेगा, ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं है. कोई ऐसा आप अपने तरफ से जो भी एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, ग्राउंड इंस्ट्रक्टर बनिए, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बनिए, आप बनिए, अपना वो एक्सपीरियंस ऐड ऑन करते रहिए. वो एक्सपीरियंस हमेशा काउंट होता है आपके हायरिंग में. ओके. तो ये एक पॉइंट था जो मैं मिस कर गया. इनफैक्ट आई वाज वांटेड टू टेल हमारी ऑडियंस की फ्रेशर्स को जॉब में दिक्कत हो रही है. जो लोग अपना सीपीएल करके ये एडिशनल स्टेप्स ले रहे हैं, दे आर गेटिंग जॉब्स. एंड आज की मार्केट इतनी अच्छी है, इतनी बूम कर रही है इंडिया की मार्केट की, जॉब्स मिल रहे हैं. जॉब्स हैं आज की डेट में. बीच में कुछ ऐसा टाइम भी आया था कि जॉब्स बिल्कुल थे ही नहीं इस इंडस्ट्री के अंदर. हाँ, ये वही पॉइंट था जहाँ पे मैं बोल रहा था कि ये साइक्लिक इंडस्ट्री है. कोविड आ गया, ओके. वी ऑल न्यू कि हाँ, तो aviation सारे के घर साथ पे क्या बैठ हुआ. गए तो उसमें क्या. 2008 का स्लंप आया था, इकोनॉमिक स्लंप. एविएशन वाज डाउन. एविएशन इज अ वेरी साइक्लिक इंडस्ट्री. तो ये इस केस में जब घर पे हम बैठ जाते हैं तो क्या सैलरीज कैसे. सो अनफॉर्चुनेटली एविएशन में सैलरीज आर ओनली पेड व्हेन यू आर फ्लाइंग. whenever you are flying. Yes. Otherwise कुछ Otherwise उसका नहीं. compensation या कुछ उसका. So that is another aspect of this job which you have to be prepared for, because ये चीजें अनफोर्सीन होती हैं. ये कंपनीज के हाथ में भी नहीं होती हैं, बट अगर इंडस्ट्री में डिमांड ही नहीं है तो वो भी मजबूर है. करेक्ट. हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ना उनकी गलती है ना हमारी गलती है, बट दिस इज हाउ इट Demand वर्क्स. नहीं है हाँ, तो so फिर this is how it works. So ये एक चीज है जो साइक्लिकली हर 10 साल में होती है. अगर आप ट्रेंड देखें एविएशन में, हर 10 साल में एक बार ये डाउनफॉल आता है. Shivanshu, it was a very lovely journey, you know, understanding your profession and your journey कि आप कैसे merchant navy में थे and then you switched on to this industry and you are a commercial pilot right now, right? It's a great honor. You are on the show with us. It was really nice. Thank you. And understanding your story, और आपने motivate भी किया हमारे viewers को कि कैसे ये जर्नी में एंटर करना है, कैसे स्टार्ट करना है. तो यार ये जो एक इसमें जो फैसिनेशन वाला पार्ट है वो रह गया. जो आपकी अनाउंसमेंट होती है वो कैसे करते हो, वो एक बार करके दिखा दो हमको. मुझे तो इतना ही आता है, फास्ट योर सीट बेल्ट वाला जो आता है. आप कैसे बोलते हो उसको आप मुझे करके दिखाओ. थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन वाला व्हाटएवर द पार्ट. अब आप पुश कर रहे हो. वैसे मैंने ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, बट मैंने बोला था वैसे भी हर्षित जी को कि मुझे थोड़ा स्टेज फियर है. कोई बात नहीं, गो अहेड. सो बिल्कुल ऐसा कि आप बिल्कुल वेलकम अनाउंसमेंट. यस, वेलकम अनाउंसमेंट. Good morning, ladies and gentlemen. This is your first officer Shivanshu Sharma from the flight deck. We welcome you on board this service from Delhi to Mumbai. Today we are happy to have you on board. Today we'll be flying at a cruising altitude of 37,000 feet. We have a lovely set of cabin crew assisting us today while you enjoy the hospitality on board our flight. We will update you close to our destination Mumbai with the weather, and we will let you know. The weather seems okay. And we hope you have a lovely flight with us. Cabin crew, please prepare for a ride. Thank you Shivanshu for coming onto my podcast. It was lovely interacting with you. ना आपकी जर्नी समझने का मौका मिला. काफ़ी व्यूअर्स हैं जिनको कुछ आइडिया नहीं होता है कि कैसे एंटर करना होता है इस इंडस्ट्री में. थैंक यू सो मच. और ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं. अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर लव्ड वंस. और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं. और हमारे चैनल का नाम है हर्षित अनप्लग्ड.